चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब मतलब सारे लिविंग बीइंग्स आखिर बने किस चीज से हैं? क्या हम उन्हीं केमिकल से बने हैं जिनसे ये पृथ्वी बनी है, या फिर जीवन में कोई कोई जादुई इंग्रेडिएंट है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब साइंस की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। आज हम जीवन के इसी केमिकल कॉम्पोजिशन की गहराई से जांच करेंगे। हम उन मॉलिक्यूल्स को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा एक बायोलॉजी सोर्स पर आधारित है जो जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को परत दर परत खोलता है। तो हमारा मिशन है ये समझना कि लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर में केमिकल स्तर पर आखिर क्या फर्क है, और ये भी कि वैज्ञानिक इन मॉलिक्यूल्स का पता कैसे लगाते हैं। तो जो पहली बात सोर्स में सामने आती है वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि पृथ्वी की क्रस्ट में, मतलब धरती की ऊपरी परत में, वो सारे के सारे एक लिविंग टिश्यू में भी मिलते हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सिर्फ जीवन में हो और धरती में ना हो। तो फिर अंतर क्या है? अंतर उनकी मौजूदगी में नहीं बल्कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस में है, मतलब उनकी मात्रा में। हाँ, सोर्स की टेबल 9.1 इसे बहुत साफ दिखाती है। इंसानी शरीर में कार्बन जैसे 18.5% है 18.5%, और पृथ्वी की क्रस्ट में सिर्फ 0.03%। और हाइड्रोजन को देखें तो शरीर में 9.5% है और क्रस्ट में सिर्फ 0.14%। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। हाँ, बल्कि उसी सामान से बिल्कुल उसी सामान से की गई एक बहुत ही चतुर री इंजीनियरिंग है। जीवन ने सबसे वर्सेटाइल चीजों को चुना, जैसे कार्बन जो अनगिनत तरीकों से जुड़ सकता है। ओके, तो अगला सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला, मतलब किसी सेल के अंदर झांका कैसे वैज्ञानिकों ने? इसका जो तरीका सोर्स में बताया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो किसी हाईटेक लैब जैसा नहीं, बल्कि एक किचन जैसा लगता है। हाँ, अब सोचिए कि हम कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं, जैसे पालक या लिवर का एक टुकड़ा, और उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ एक मोटर और पेसल में पीस देते हैं। मतलब उसकी एक चटनी जैसी बना देते हैं। बिल्कुल, एक गाढ़ी स्लरी तैयार हो जाती है। और जब इस स्लरी को एक महीन कपड़े से छाना जाता है तो हमें दो हिस्से मिलते हैं, दो फ्रैक्शंस। अच्छा, तो जो पहला हिस्सा है जो छनकर नीचे आ गया उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। हाँ, टेक्निकली उसे एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। इसमें हजारों छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आप कह सकती हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो कपड़े में पीछे रह गया वो रिटेंटेड। एग्जैक्टली, वो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इसमें बड़े भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये तो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कहाँ गए? उसके लिए सोर्स एक दूसरा ज्यादा ड्रामेटिक तरीका बताता है, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। इसमें टिश्यू को पहले पूरी तरह सुखाया जाता है, सारा पानी निकाल दिया जाता है, उसे ड्राई वेट कहते हैं। हाँ, और फिर उसे एक भट्टी में पूरी तरह जला दिया जाता है, जब तक कि सिर्फ राख न बच जाए। बिल्कुल। और उस ऐश यानी राख का जब एनालिसिस होता है तो उसमें हमें मिलते हैं सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कंपाउंड्स जैसे सल्फेट और फॉस्फेट। ये इस बात का सबूत है कि जीवन सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स पर नहीं बल्कि इन मिनरल्स पर भी निर्भर है। तो अब हमारी फोरेंसिक लैब ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। चलिए इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्हें अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल अल्फा कार्बन होता है जिससे 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होते हैं, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक वेरिएबल आर ग्रुप। और यही आर ग्रुप हर अमीनो एसिड को उसकी पहचान देता है। प्रोटीन्स में ऐसे 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। बिल्कुल, ये 20 अमीनो एसिड्स किसी भाषा के 26 अक्षरों की तरह हैं जिनसे आप अनगिनत शब्द मतलब प्रोटीन्स बना सकते हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी है लिपिड्स। लिपिड्स ये मॉलिक्यूल्स का एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है जिनकी बस एक ही पहचान है कि ये पानी में नहीं घुलते। हाँ, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसमें फैटी एसिड्स आते हैं जो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। और जब ये फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं तो बनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, जिन्हें हम फैट्स और ऑयल्स कहते हैं। और लिपिड्स में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, फॉस्फोलिपिड्स। इनका एक हेड होता है जिसे पानी पसंद है और एक टेल जिसे पानी पसंद नहीं।
इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। लेसिथिन इसका एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और जीवन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जेनेटिक मटेरियल। इसकी कहानी शुरू होती है नाइट्रोजन बेसिस से। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, AGCTU। तो जब इनमें से कोई एक बेस एक शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब उस न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। एग्जैक्टली। और यही न्यूक्लियोटाइड्स वो मोती हैं जिनसे न्यूक्लिक एसिड्स की माला बनती है, यानी हमारा DNA और RNA। यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अभी तक हमने जिन मॉलिक्यूल्स की बात की, एमाइनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। हाँ, इनके काम हमें पता है। ये हर जीवित कोशिका में मिलते हैं और जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। लेकिन पौधों, फंगाई और माइक्रोब्स में हजारों ऐसे कंपाउंड्स भी मिलते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से अलग हैं। इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये लाइफ की मेन स्टोरी का हिस्सा नहीं लगते, साइड कैरेक्टर्स की तरह हैं। पर सोर्स की टेबल 9.3 बताती है कि ये साइड कैरेक्टर्स बड़े ही पावरफुल हैं। एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आते हैं, पावरफुल पेन किलर्स। और उसी परिवार में टॉक्सिन्स भी हैं, जैसे एब्रिन और राइसिन, जो बहुत खतरनाक जहर है। एक ही दुनिया के दो चेहरे, एक दवा, दूसरा हथियार। यही नहीं, ड्रग्स में विनब्लास्टिन है जो एक एंटी कैंसर ड्रग है, और क्योक्यूमिन जो हल्दी में होता है। हमारी रोज की चीजें जैसे रबर, मसाले, सेंट्स, ये सब भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। बिल्कुल, ये प्रकृति की अपनी फार्मेसी है। एक मिनट, अगर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिंदा रहने के लिए सीधे तौर पर जरूरी नहीं है, तो पौधे इन्हें बनाने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असल में हम इनके होस्ट ऑर्गेनिज्म में सटीक कार्य को हमेशा नहीं समझते, लेकिन अब हम जानते हैं कि इनके बहुत महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल रोल्स होते हैं। कई अल्कलॉइड्स और टॉक्सिन्स पौधों को जानवरों से बचाते हैं, कुछ सेंट्स कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब वापस उस छानने वाले प्रयोग पर आते हैं। हमें दो हिस्से मिले थे, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट सोर्स के मुताबिक 1000 डाल्टन से कम होता है, और जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है। इस हैवीवेट ग्रुप में 3 खिलाड़ी हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसैकेराइड्स। लेकिन यहीं पर एक पहेली है। जब वैज्ञानिक उस एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन यानी भारी वाले हिस्से की जांच करते हैं, तो वहां लिपिड्स भी मिलते हैं। पर हमने तो अभी कहा था कि लिपिड्स छोटे होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से भी कम होता था। उन्हें तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ होना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है? ये एक शानदार पहेली है, और इसका जवाब दिखाता है कि साइंस कैसे काम करती है। लिपिड्स स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। वे उस फ्रैक्शन में अपने साइज की वजह से नहीं, बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से पहुंच जाते हैं। एटीट्यूड मतलब? क्या होता है कि जब हम टिश्यू को पीसते हैं तो सेल मेम्ब्रेन्स जो लिपिड से बनी है वो टूट जाती हैं। अच्छा। और टूटने के बाद ये टुकड़े पानी में घुलने के बजाय खुद को गोल गोल थैलियों मतलब वेसिकल्स में बंद कर लेते हैं। अच्छा। और क्योंकि लिपिड्स पानी में नहीं घुलते, तो ये वेसिकल्स भी पानी में नहीं घुलते और बड़े बड़े प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अणुओं के साथ ही कपड़े में अटक जाते हैं। वाओ, तो वो वहां है क्योंकि वे वाटर इनसॉल्युबल हैं, न कि इसलिए कि वे मैक्रो हैं। एग्जैक्टली, ये एक असली आहा मोमेंट है। और इसी संदर्भ में टेबल 9.4 एक और जरूरी बात याद दिलाती है कि इन सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बावजूद किसी भी कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है, वाटर, 70 से 90%। हम सब असल में चलते फिरते समंदर हैं। तो चलिए अब इन सब में से एक पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, प्रोटीन्स। बिल्कुल, कोशिका के वर्कहॉर्सेस। प्रोटीन्स कोशिका के कुल मास का लगभग 10-15% हिस्सा है। जैसा हमने कहा, ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एमिनो एसिड्स की लीनियर चेन्स। सोर्स इन्हें हेट्रोपॉलीमर कहता है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब है कि ये अलग अलग तरह के मोनोमर से बना है। इस केस में 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स। ये होमोपॉलीमर से अलग है, जिसमें एक ही तरह का मोनोमर बार बार दोहराया जाता है, जैसे स्टार्च में सिर्फ ग्लूकोज होता है। और यहीं पर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट भी आता है ना? एसेंशियल वो है जो हमें अपने खाने से लेने पड़ते हैं। हाँ, हमारा शरीर उन्हें खुद नहीं बना सकता। और प्रोटीन्स हमारे शरीर में करते क्या हैं? इसका जवाब है लगभग सब कुछ। सोर्स की टेबल 9.5 उनके कुछ कामों की एक झलक दिखाती है।
कमाल की लिस्ट है। जैसे कोलेजन, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमारी त्वचा और हड्डियों को सहारा देता है। फिर ट्राइप्सिन है, जो एक एंजाइम है और हमारे भोजन के प्रोटीन्स को तोड़ता है। इंसुलिन, एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने का संदेश देता है। नाते ये कैटलिस्ट हैं, मैसेंजर हैं, सोल्जर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जीवन के हर पहलू में शामिल हैं। तो आज की इस गहरी जांच को समेटते हैं। हमने देखा कि जीवन उन्हीं एलिमेंट्स का उपयोग करता है जो पृथ्वी पर हैं, पर एक बिल्कुल अलग अनुपात में। हाँ, जिसमें कार्बन हीरो है। हमने ये भी समझा कि वैज्ञानिकों ने कोशिका के अंदर झांकने के लिए सरल लेकिन चतुर तरीके अपनाए, जिससे मॉलिक्यूल्स को माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में बांटा जा सका। और इस दौरान हमने लिपिड जैसी एक दिलचस्प पहेली को भी सुलझाया। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच का जो अंतर है, वो दिखाता है कि प्रकृति की केमिकल लैबोरेटरी में अभी भी कितने रहस्य छिपे हैं। बिल्कुल, इन बायोमॉलिक्यूल्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ही न्यूट्रिशन से लेकर मेडिसिन तक हर चीज को समझने का आधार है। ये जानना कि हमारा शरीर किस चीज से बना है, हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। वो चीज जो हमें एनर्जी भी देती है और स्ट्रक्चर भी। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। हमारे नोट्स में लिखा है कि ये शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं हैं। इसे थोड़ा आसान करेंगे। जरूर। पॉलीसैकेराइड का मतलब ही है बहुत सारी शुगर। अब समझिए कि एक अकेली शुगर यूनिट, जिसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, वो एक मोती की तरह है। एक मोती, ठीक है। और जब आप ऐसे हजारों मोतियों को एक धागे में पिरो देते हैं, तो वो जो लंबी माला बनती है ना, वही पॉलीसैकेराइड है। समझ गए। एग्जैक्टली। बस यही है। अच्छा, तो ये शुगर की मालाएं हैं। सोर्स में कुछ आम एग्जाम्पल्स भी हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये तीनों तो सुने हुए नाम लगते हैं, पर ये अलग कैसे हैं? अगर है तीनों ही शुगर की मालाएं? कमाल की बात यही है, ये तीनों असल में ग्लूकोस नाम की एक ही मोती से बनी मालाएं हैं। पर इन्हें पिरोने का तरीका अलग है। तरीका अलग है? हाँ, और इसी से इनका काम पूरी तरह बदल जाता है। सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होता है। ये पौधों की सेल वॉल बनाता है, मतलब ये हमारी इमारत की दीवारें हैं। अच्छा। जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं या जो कपास हम पहनते हैं, वो असल में सेल्यूलोज ही है। एक मिनट, मतलब एक ही बिल्डिंग ब्लॉक ग्लूकोज से नेचर एक तरफ दीवार बना रही है और दूसरी तरफ स्टार्च और ग्लाइकोजन तो एनर्जी स्टोर करते हैं, है ना? बिल्कुल। वो तो इमारत का पावर हाउस हुए। एग्जैक्टली। यही तो नेचुरल इंजीनियरिंग का कमाल है। स्टार्च पौधों का एनर्जी स्टोरेज है, जैसे आलू और चावल में, और ग्लाइकोजन हमारे जानवरों का। जब भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो उसे ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर स्टार्च से ज्यादा ब्रांच्ड होता है, मतलब उसमें से पेड़ की टहनियों जैसी कई शाखाएं निकली होती हैं। मैंने नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प बात पढ़ी कि स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग देता है, पर सेल्यूलोज नहीं देता। ऐसा क्यों, जबकि दोनों बने ग्लूकोज से ही हैं? इसका राज भी स्ट्रक्चर में ही छिपा है। स्टार्च का धागा सीधा नहीं होता, वो एक स्प्रिंग की तरह गोल गोल घूमकर एक हेलिकल शेप बना लेता है। एक स्प्रिंग जैसा? हाँ, बिल्कुल। इस स्प्रिंग जैसी संरचना के अंदर खाली जगह होती है, जिसमें आयोडीन के अणु जाकर फंस जाते हैं, और जब वो फंसते हैं तो हमें नीला रंग दिखता है। अच्छा। सेल्यूलोज का धागा ज्यादातर सीधा होता है, उसमें ऐसी कोई स्प्रिंग नहीं होती, तो आयोडीन फंस ही नहीं पाता। वाह, मतलब सिर्फ शेप बदलने से रंग बदल जाता है। अच्छा, सोर्स में चिटिन का भी जिक्र है, वो क्या चीज है? चिटिन भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज जैसा ही। ये आपको कीड़े मकोड़ों के बाहरी कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन्स में मिलेगा। ओह! आप इसे हमारी इमारत की आर्मर प्लेटिंग या बाहरी कवच समझ सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड से हमारी इमारत की ईंटें, दीवारें और पावर ग्रिड तो बन गया, पर इसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? कौन बताएगा कि कौन सी ईंट कहाँ लगनी है? यहीं पर शायद न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, न्यूक्लिक एसिड्स ही जीवन का ब्लूप्रिंट हैं। ये असल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, और जैसा हमने पहले देखा, इनकी भी एक बिल्डिंग यूनिट है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड? हाँ, और हर न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों से मिलकर बनता है। ओके, तो इस ब्लूप्रिंट की स्याही किन 3 चीजों से बनी है? पहली चीज है एक नाइट्रोजनस बेस। ये 5 तरह के होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। दूसरी चीज है एक मोनोसैकेराइड शुगर, जो या तो राइबोज होती है या डीऑक्सीराइबोज। ओके। और तीसरी चीज है एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों जब मिलते हैं
तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और डीएनए और आरएनए का मशहूर फर्क यहीं से आता है ना? ये मुझे स्कूल में कभी ठीक से समझ नहीं आया। लगता था कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। असल में कहानी बहुत छोटी और एलिगेंट है। फर्क सिर्फ उस शुगर में है। अगर न्यूक्लियोटाइड में डिऑक्सीराइबो शुगर लगी है तो उससे बनने वाली चेन को हम डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कहेंगे। अच्छा। और अगर उसमें राइबोस शुगर है तो वो राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए बन जाएगा। बस एक छोटे से ऑक्सीजन एटम का फर्क है, लेकिन इसी से उनका काम बदल जाता है। कमाल है। डीएनए ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए स्टोर करता है और आरएनए उस ब्लूप्रिंट को पढ़कर काम करवाने में मदद करता है। कमाल है। तो हमारे पास इमारत की दीवारें पॉलीसैकेराइड्स हैं और ब्लूप्रिंट न्यूक्लिक एसिड्स भी तैयार है। अब हमें चाहिए मजदूर और मशीनें जो इस ब्लूप्रिंट को पढ़कर असल में इमारत खड़ी करे। ये काम प्रोटीन्स करते हैं, सही कहा? बिल्कुल। प्रोटीन्स हमारी बायोलॉजिकल मशीनें हैं और सोर्स इन्हें एमिनो एसिड्स का हेट्रोपॉलीमर कहता है। हेट्रोपॉलीमर, इसका मतलब? हेट्रोपॉलीमर मतलब इसकी मोतियों की माला में सारे मोती एक जैसे नहीं हैं। 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो अलग अलग क्रम में जुड़कर लाखों तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। और मैंने सुना है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सोर्स में 4 लेवल्स की बात की गई है। हाँ, और इसे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। आप प्रोटीन की संरचना को एक फोन के चार्जिंग केबल की तरह समझिए। चार्जिंग केबल, ठीक है। जब केबल एकदम सीधा है, बस अमीनो एसिड्स की एक लाइन, तो वो है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सीधा तार, आसान है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? जब आप उस तार को गोल गोल लपेटते हैं तो उसमें स्प्रिंग जैसे मोड़ बन जाते हैं, है ना? उसे कहते हैं अल्फा हीलिक्स। यही प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके, स्प्रिंग की तरह। हाँ, प्रोटीन का धागा कुछ जगहों पर मुड़कर ऐसे खास शेप बना लेता है। और एक मजेदार बात, प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हीलिक्स ही मिलते हैं। अच्छा, तो तार मुड़ने लगा। अब टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सुनने में मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, उस लपेटे हुए केबल को आपने अपनी जेब में ठूंस दिया। अब वो उलझकर एक 3D गोला बन गया है ना? हाँ बिल्कुल, रोज होता है। यही प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है। जब पूरी प्रोटीन की चेन खुद पर फोल्ड होकर एक यूनिक 3D शेप बना लेती है। और ये 3D शेप ही प्रोटीन के काम करने के लिए सबसे जरूरी है। मतलब अगर ये शेप बिगड़ा तो प्रोटीन किसी काम का नहीं रहता। और आखिरी लेवल क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्या ये जेब से निकालने के बाद और उलझ जाता है? आप कह सकते हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर तब होता है जब एक से ज्यादा उलझे हुए केबल यानी एक से ज्यादा प्रोटीन की चेन आपस में मिलकर एक बड़ी मशीन बनाते हैं। ओ, एक टीम की तरह। बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन। इसमें ऐसी 4 चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा मिलकर काम करती हैं ताकि ऑक्सीजन को ठीक से पकड़ सके और ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये केबल वाली एनालॉजी तो शानदार थी। अब ये चारों लेवल एकदम क्लियर हो गए। सोर्स में एक फैक्ट है कि कोलेजन जानवरों में और रुबिस्को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जीवन की 2 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? कोलेजन हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये इमारत का स्टील फ्रेम है। और रुबिस्को वो प्रोटीन है जो पौधे सूरज की रोशनी से एनर्जी पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इमारत के सोलर पैनल्स हैं। तो स्ट्रक्चर और एनर्जी, यही जीवन का आधार है। वाह, अब ये फैक्ट सिर्फ फैक्ट नहीं, कहानी लग रहा है। ठीक है, तो हमारी इमारत की मशीनें भी आ गई हैं, पर ये काम बहुत धीरे धीरे करती होंगी। हाँ, अपने आप में तो। हमें कोई चाहिए जो इन्हें सुपर स्पीड दे, कोई सुपरवाइजर या फोरमैन, और मेरे ख्याल से ये काम करते हैं एंजाइम्स। परफेक्टली पुट, एंजाइम्स ही वो सुपरवाइजर हैं। और कमाल की बात यह है कि लगभग सभी एंजाइम्स खुद भी प्रोटीन्स ही होते हैं। इनकी सारी शक्ति इनके टर्शरी स्ट्रक्चर यानी उस 3D शेप में छिपी होती है। कैसे? उस उलझे हुए केबल में ऐसा क्या खास है? उस उलझे हुए 3D शेप में कुछ खास दरारें या जेबें, पॉकेट्स बन जाती हैं। इन्हीं में से एक जेब को एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट? हाँ, ये एक ताले की तरह है जिसमें खास चाबी, जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं, आकर ही फिट हो सकती है। सबस्ट्रेट वो अणु है जिस पर एंजाइम को काम करना है। इस सोर्स का एक आंकड़ा देखकर तो मैं चौंकी गई। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम जो हमारे खून में होता है, एक रिएक्शन की रफ्तार को 1 करोड़ गुना बढ़ा देता है। हाँ, 10 मिलियन गुना। मतलब जो काम बिना एंजाइम के 1 घंटे में 200 बार होता, वो एंजाइम के साथ 1 सेकंड में 6 लाख बार हो जाता है। हाँ, ये नंबर अविश्वसनीय लगता है। 6 लाख हर सेकंड में? हाँ।
ये तो किसी कार को 10 की स्पीड से सीधा सुपरसोनिक जेट बना देने जैसा है। ये होता कैसे है? एंजाइम ऐसा करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए एक एनर्जी का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। एंजाइम बस उस पहाड़ की ऊंचाई कम कर देते हैं, एक सुरंग खोद देते हैं, अच्छा। उस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं, उसे थोड़ा सा मोड़ते तोड़ते हैं जिससे वो आसानी से प्रोडक्ट में बदल जाता है और फिर प्रोडक्ट को छोड़कर अगले सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन सुपरवाइजर्स के काम में कोई चीज दखल दे सकती है? इन्हें कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? हाँ, कई चीजें हैं। सबसे जरूरी हैं टेम्परेचर और पीएच। हर एंजाइम एक खास तापमान और पीएच पर ही बेस्ट काम करता है, जिसे ऑप्टिमम कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। बिल्कुल, उससे ज्यादा या कम होने पर वो धीमा पड़ जाता है और बहुत ज्यादा तापमान तो उसके 3D स्ट्रक्चर को ही बिगाड़ देता है। जैसे ज्यादा गर्मी से प्लास्टिक पिघल जाता है। और सबस्ट्रेट की मात्रा, मतलब जिस चीज पर काम होना है वो अगर ज्यादा हो तो? शुरू में तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद स्पीड स्थिर हो जाएगी, जिसे Vmax कहते हैं। Vmax? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे सारे सुपरवाइजर्स एंजाइम्स पहले से ही काम में लगे हैं। आप और मजदूर ले आएंगे तो भी काम तेज नहीं होगा, क्योंकि सुपरवाइजर तो उतने ही हैं। हमारे नोट्स में इनहिबिटर्स का भी जिक्र है। ये कौन है? विलेन? एक तरह से हाँ, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम को काम करने से रोकते हैं। एक होते हैं कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। कंपैरेटिव? ये दिखने में असली सबस्ट्रेट जैसे ही होते हैं, तो ये एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि पार्किंग की एक ही जगह है और असली कार सबस्ट्रेट की जगह एक नकली कार इनहिबिटर आकर खड़ी हो गई। अब असली कार पार्क नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो धोखेबाज हुए। बिल्कुल और क्या इन सुपरवाइजर्स को भी कभी मदद की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल। कई एंजाइम्स को काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत होती है, जिसे कोफैक्टर कहते हैं। बिना हेल्पर के एंजाइम का प्रोटीन वाला हिस्सा, जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, किसी काम का नहीं होता। ये हेल्पर्स भी अलग अलग तरह के होते होंगे? हाँ, इन्हें आप 3 तरह का समझ सकते हैं। पहले हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ये सुपर ग्लू की तरह एंजाइम से हमेशा के लिए कसकर चिपके रहते हैं। ओके, परमानेंट। दूसरे हैं कोएंजाइम्स। ये किराए के मददगार जैसे हैं, काम के वक्त आते हैं, मदद करते हैं और फिर चले जाते हैं। कई विटामिन्स जैसे नायासिन इन्हीं कोएंजाइम्स का हिस्सा होते हैं। अच्छा, इसीलिए विटामिन जरूरी हैं। हाँ, बहुत जरूरी। और तीसरे हैं मेटल आयंस जैसे जिंक। ये नट बोल्ट की तरह है जो जरूरी जगहों पर फिट होकर मशीन को सही आकार और चार्ज में रखते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि जिंदगी की इस शानदार इमारत के पीछे यही 4 मास्टरमाइंड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो ईंटें और पावर सप्लाई है, न्यूक्लिक एसिड्स जो पूरा ब्लूप्रिंट है, प्रोटीन्स जो असल मशीनरी और मजदूर हैं, और एंजाइम्स जो काम को सुपरसोनिक स्पीड देने वाले सुपरवाइजर हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है जीवन की इतनी विविधता में ये गहरी एकता। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल वेल तक सबके अंदर काम करने वाले ये फंडामेंटल केमिकल ब्लॉक्स मतलब अद्भुत रूप से एक जैसे हैं। अंतिम विचार सोर्स में यह भी लिखा है कि एंजाइम इनहिबिशन की हमारी समझ का इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने वाली दवाएं बनाने में होता है, ये सोचते हुए कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट कितनी स्पेसिफिक होती है। हाँ। भविष्य में ऐसी टारगेटेड दवाएं बनाने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं जो सिर्फ दुश्मन बैक्टीरिया के किसी एक एंजाइम को बंद कर दें और हमारे अपने शरीर की कोशिकाओं को बिल्कुल भी न छुएं। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य हो सकता है।